हाँ, मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर महाराणा प्रताप कॉलेज मोहनिया। ऑनलाइन क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा था लागत पत्र, उसी का जो शेष हिस्सा है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको उसमें 3 स्टेप दिखाए थे कॉस्ट का। एक है जिसमें प्राइम कॉस्ट निकला था, मूल लागत। दूसरा है जिसमें फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट निकला था। और तीसरा है जिसमें ऑफिस ओवरहेड को ऐड करते हुए कार्यालय लागत या ऑफिस कॉस्ट निकला था। अब उसके बाद अगला जो हेड है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो जानते ही हैं। जिस तारीख को ये बनाया जा रहा है जिस तारीख को ये लागत पत्र बनाया जा रहा है उस तारीख तक पीछे की जो उत्पादित इकाइयां हैं, जो फिनिश गुड है, उनकी संख्या या उनकी मात्रा को हम ऐड कर देते हैं इसमें। और क्लोजिंग होने के समय जितनी इकाइयां तैयार नहीं हुई हैं, प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, उनको हम क्या करते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है, उसको हम लेस कर देते हैं। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो अमाउंट प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिक्री की जाने वाली माल की लागत, टोटल कॉस्ट उसका, और कॉस्ट पर यूनिट। जो उत्पादित माल है उसको बनाने में बिक्री वाला जो माल है, बिक्री करने के लिए जो उपलब्ध माल है, उसकी कुल लागत या पर यूनिट लागत क्या है, ये निकल गया। इसके बाद हम अगले हेड में चलते हैं। अगला हेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। माल उत्पादित हो जाने के बाद उसको बिक्री वाले स्थानों तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये महत्वपूर्ण कार्य है, आप जानते हैं। तो उसके अंतर्गत जो खर्चे आते हैं उनको हम इस हेड के अंतर्गत लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मुख्य रूप से, जैसे एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। आप जानते हैं विज्ञापन बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, प्रचार विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, बिक्री को बढ़ाने के लिए माल के मूल्य में से जो मूल्य छोड़ दिया जाता है, नहीं लिया जाता है, उसी को डिस्काउंट कहते हैं। तो बिक्री को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, माल को बिक्री के स्थान से, ये उत्पादन के स्थान से बिक्री के स्थान तक पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्च आता है। कमीशन, विक्रेताओं का जो कमीशन है वह कमीशन। बैड डेब्ट्स, अगर उधार बिक्री हुई है तो उसका कौन सा हिस्सा नहीं मिला है, जिसके मिलने की संभावना नहीं है, उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं। डूबत ऋण, यह एक तरह का खर्च मान लिया जाता है। इसी तरह के और भी जितने भी खर्च हो सकते हैं जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत किए जाते हैं, उन सबको हम इस हेड के अंतर्गत शामिल करते हैं। इन सबको ऐड करने के बाद जो ऊपर जो कॉस्ट निकला है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के आइटम्स को ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमको प्राप्त होता है
उसको हम बोलते हैं कास्ट ऑफ सेल। कास्ट ऑफ सेल, बिक्री की लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल और पर यूनिट कास्ट ऑफ सेल, ये निकल गया। अब इसमें हम एक सर्टेन परसेंटेज कास्ट ऑफ सेल का एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे उत्पादक ये चाहता है कि हमको 10%, 10% प्रॉफिट मिले, 5% मिले, 15% मिले, 20% मिले, तो कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ सेल का उतना परसेंट निकाल करके यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद जो टोटल आता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य। आप जानते ही हैं बिक्री मूल्य में लाभ क्या होता है, शामिल होता है, तो बिक्री मूल्य हमारा निकल जाता है। टोटल उत्पादन का बिक्री मूल्य और पर यूनिट सेलिंग प्राइस, पर यूनिट, प्रति इकाई बिक्री मूल्य। तो ये लागत पत्र है। इसको बनाने के क्या लाभ या फायदे हैं या इसकी उपयोगिता क्या है। पहली चीज की जो प्रबंधक निर्णय लेते हैं उत्पादन के संबंध में, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसी से उनको पता लगता है कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर खर्च कितना हो रहा है, कहाँ हम कटौती कर सकते हैं, कहाँ खर्च हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और हमारे कुल उत्पादन का खर्च कितना आ रहा है, ताकि हम अनुमानित लाभ को ज्ञात करके आगे के निर्णय या आगे की योजनाएं बना सकें। दूसरा है कि लागत पत्र बनाने से लागत पर नियंत्रण करने में हमें सुविधा होती है। ये मालूम होता है कि उत्पादन के किस विभाग में ज़्यादा खर्च हो रहा है और क्या उस खर्च में कोई कटौती की जा सकती है ताकि हमारे कुल लागत में कमी आए। तो इसी के माध्यम से मालूम होता है कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कितनी लागत आ रही है, किस किस मदों में कितने खर्च हो रहे हैं, कहाँ खर्च की हम कटौती कर सकते हैं, तो ये जानकारी हो जाती है। तो एक तरह से लागत नियंत्रण, जो कि लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है, उसमें ये सफलता दिलाने का कार्य करता है। तीसरा जो मुख्य उपयोगिता इसकी है, निविदा मूल्य या टेंडर मूल्य निर्धारित करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई रोड कंस्ट्रक्शन का ठेका निकला हो, निविदा निकली हो, तो उसमें किस तरह से लागत और अनुमानित लाभ जोड़ करके, और कोई व्यक्ति वहाँ तो पहले ही रेट देना पड़ता है ना कि किस रेट पर हम काम कराएंगे, किस रेट पर कार्य होगा। तो आखिर उस रेट का निर्धारण हम कैसे करें जब तक हमको टोटल लागत, उस कार्य की टोटल कॉस्ट नहीं मालूम होगी, तब तक हम उस प्रपत्र को, जो निविदा फॉर्म है, उसको हम नहीं भर पाएंगे। तो ये 2-3 लाभ हैं जिनके चलते ये लागत पत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लागत को ज्ञात करने के लिए, लागत पर नियंत्रण करने के लिए, आगे की योजनाएं बनाने के लिए और निविदा मूल्य या निविदा प्रपत्र भरने के लिए। दैट्स ओके। थैंक यू।